ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसे लोगों के मनोरंजन के लिए बनाया गया है। इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है और ऐसा कोई भी संबंध इत्तेफाक होगा। तो आइए सुनते हैं। और जाहिर है ये सब बहुत ही सामान्य लग रहा था, पर कुछ ही मिनटों के बाद सोफिया को नींद आने लगती है और वो बेहोशी की हालत में चली जाती है। करीबन 5-6 घंटे बीतने के बाद सोफिया की बेहोशी टूटती है, लेकिन अभी भी सोफिया को पूरी तरह से होश नहीं आया था। आधी बेहोशी टूटने के बाद सोफिया को एहसास हो चुका था कि वो एक सवारी ऑटो में थी। कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में सोफिया समझ चुकी थी कि वो किसी गहरी साजिश का शिकार हो चुकी थी। आधी अधूरी नींद में सोफिया ने देखा कि वही न्यूलीवेड कपल जो उसके साथ ट्रेन में था, वही दोनों पति पत्नी उसके अगल बगल में बैठे हुए थे। सोफिया मन ही मन बहुत घबरा चुकी थी। आखिर आगे क्या होने वाला था? बातचीत के लिहाज से सोफिया समझ चुकी थी कि ऑटो का ड्राइवर भी उन्हीं का आदमी था। सोफिया नहीं समझ पा रही थी क्या वो गोवा में थी या कहीं और। सोफिया ऑटो में कैसे पहुंची? वो नवविवाहित कपल, वो मियां बीबी सोफिया के साथ ऑटो में कैसे मौजूद थे? कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर कहीं ना कहीं सोफिया को एक अंदेशा हो चुका था कि वो किसी मुसीबत में फंस चुकी है। सोफिया काफी घबराई हुई थी। आखिर उसके साथ ऐसा क्या होने वाला था? सोफिया उन दोनों से कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन वो पूछ नहीं पाई। सोफिया प्रोटेस्ट करना चाहती थी, लेकिन नहीं कर पाई। आखिर वो 3 और वो बेचारी 1, और ऊपर से बेहोशी की हालत में। जाहिर है वो कुछ नहीं कर सकती थी। रास्ते में आसपास के लोगों से सहायता मांगने की कोशिश की, लेकिन सोफिया को नहीं पता था कि वो नवविवाहित अच्छे खानदान से दिखने वाला कपल, जिनके साथ वो ट्रेन में गप्पे मार रही थी, जिनके साथ वो ट्रेन में हंसते खेलते बातें करते हुए आ रही थी, उनके पास एक रिवॉल्वर और एक चाकू भी था। उन्होंने सोफिया को धमकाया, चुपचाप बैठने को कहा। चुपचाप बैठ जा और हमारे साथ चलती चल। तू एमएनसी में काम करती है ना? तू यही बता रही थी ना हमें? चल हमारे साथ, हम तुझे मल्टीनेशनल कंपनी ले चलते हैं। सोफिया कुछ नहीं समझ पा रही थी कि आगे क्या होने वाला है। ऐसी कौन सी मल्टीनेशनल कंपनी थी जहां उसे ले जाया जाना था? मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं, मुझे छोड़ दो प्लीज। मेरा पति मेरा इंतजार कर रहा होगा। प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। चुपचाप बैठी रह, बस आधे घंटे का सफर और है, तुझे हम सही सलामत छोड़ देंगे। सोफिया उनके सामने गिड़गिड़ाई, काफी रोई, लेकिन उनका दिल नहीं पसीजा। ओए राजू, जल्दी से ऑटो भगा और ऑफिस तक पहुंचा। बार बार बीबी का फोन आ रहा है। सोफिया नहीं समझ पा रही थी कि ऐसे कौन से ऑफिस में उसे ले जाया जा रहा था, और ये बीबी कौन थी? सोफिया जानती थी कि उसके चुप रहने में ही भलाई थी, क्योंकि उन दोनों के पास हथियार थे। करीबन आधे घंटे के सफर के बाद वो ऑटो एक ऑफिस के बाहर रुकता है। वो ऑफिस किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी का था। उस ऑफिस के बाहर एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा होता है। वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का ऑफिस था।
उस बिल्डिंग में जाने के बाद सोफिया ने जब उस ऑफिस का वातावरण देखा, माहौल देखा, मंजर देखा, उस ऑफिस के माहौल को देखने के बाद सोफिया समझ चुकी थी कि वो कहां आई है। सोफिया समझ जाती है कि उसे जो कोल्ड ड्रिंक पिलाई गई थी उसमें कोई नशीली दवा थी। सोफिया समझ जाती है एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के ऑफिस की आड़ में एक प्रोस्टिट्यूशन का रैकेट चल रहा था। सोफिया को एक औरत के हवाले करके वो कपल वहां से चला जाता है। सोफिया को हवाले करते समय उन्होंने उस औरत से 1.5 लाख रुपए लिए थे। जिस बीबी के बारे में वो ऑटो में बात कर रहे थे, ये औरत ही वो बीबी थी जो कि इस प्रोस्टिट्यूशन रैकेट को चला रही थी। वो दोनों मियां बीबी और कोई नहीं थे। वो ऐसे ही दलालों में से एक थे जिनका काम अकेली शरीफ सीधी सादी लड़कियों को ढूंढना होता था और उन्हें अपने जाल में फंसाना होता था। सोफिया जैसी भोली भाली लड़कियों को फंसाकर ये दोनों मियां बीबी, जो बाहर से बहुत ही सज्जन दिखते थे, पढ़े लिखे लगते थे, अच्छे खानदान से दिखते थे, ऐसी लड़कियों को फंसाकर ये प्रोस्टिट्यूशन रैकेट्स को बेच डालते थे और उनसे अच्छी रकम ले लेते थे। ये दोनों पब्लिक प्लेसेस में घूमते थे और अपने टारगेट को तलाश करते रहते थे। सोफिया के साथ भी ऐसे ही हुआ था।